दोनों आंखें सहजता से बंद, कमर गर्दन सीधी। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेती हूँ मैं. ठीक है. चलिए, हमने जो कल पढ़ा था आप सभी को याद होगा नर्वस सिस्टम के बारे में. सभी लोग मैसेज करेंगे, मैं यहाँ से 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगी. ठीक है. नाम लिया जाए, वो माइक अनम्यूट करके बताएंगे. चलिए, मुझे बताइए रिले सेंटर ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है? रिले सेंटर ऑफ द बॉडी. थैलेमस. वेरी गुड. वेरी गुड शिखा. वेरी गुड सोनिया. बाकी लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं. वेरी गुड मनोज जी, एकता जी. वेरी गुड. ठीक है. थैलेमस को रिले सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. ठीक है. थर्मो रेगुलेटर किसे कहा जाता है? थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी. थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है? वेरी गुड मनोज जी, एकता जी. योगा की फिटनेस. वेरी गुड सोनिया, तृप्ति जी, शिखा जी, अमित राय जी. वेरी गुड. ठीक है. हाइपोथैलेमस को थर्मो रेगुलेटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है. ठीक है. मुझे बताइए हमारी बॉडी में 2 सेंसरी सेंटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? 2 सेंसरी सेंटर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी मैसेज करेंगे. वेरी गुड. शिखा जी बताइए उनका नाम क्या क्या है सेंटर्स का? जी जी मैम, सुपीरियर और इंफीरियर. क्या सुपीरियर इंफीरियर, क्या नाम क्या है? कोलाई कोलाई. तृप्ति जी बताइए. वेरी गुड. तृप्ति जी बताइए आप. superior colluculi and inferior colluculi. वेरी. ठीक है. चलिए मुझे बताइए विजन का काम कौन सा करता है? इंफीरियर या सुपीरियर कॉर्टेक्स? विजन. सुपीरियर. सुपीरियर. वेरी गुड. ठीक है. वेरी गुड. एनएम. एनएम क्या है दीपक? ठीक है. चलिए दूसरा मुझे बताइएगा ऑडिटरी का काम क्या करता है? ऑडिटरी स्टिमुलाई का काम कौन सा कॉलिक्यूली करता है? इंफीरियर कॉलिक्यूली. वेरी गुड. चलिए वेरी गुड. ओके. सब लोग मुझे बताएंगे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर्स. अभी मैसेज करें. वेरी गुड सोनिया. वेरी गुड तृप्ति जी. वेरी गुड शिखा. बाकी लोग को नहीं पता? बाकी लोग कल आए नहीं थे. शिवानी त्यागी बताइए. शिवानी मैम त्यागी. डायरेक्टली ब्रेन कह सकते हैं वैसे शिवानी त्यागी. नहीं। डॉली जी बताइए. शिवानी त्यागी जी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी. कोई बात नहीं, माइक म्यूट कर लीजिए. डॉली जी आप बताइए. मैम वैसे बोन्स और मेड्यू प्रॉब्लम होता है बट डायरेक्टली में से वो कह सकते हैं मिड ब्रेन। ठीक है. पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा का, मिड ब्रेन नहीं होता. ठीक है. रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए इनका नाम क्या है? मैंने इनके नाम बताए थे. नाम सभी लोग मैसेज करिए. बाकी दीपक मुझे इसका नाम बताइए क्या है जो दो मैंने बताए थे सेंटर्स.
वेरी गुड। सोनिया बताइए एक बार माइक अनम्यूट करके। जी मैम, पोनाटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो पोन्स में पाया जाता है, और जो मेड्यूला ओब्लंगेटा में पाया जाता है उसको बोलेंगे मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो सेंटर्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के बोन्स और मेडुला में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए हार्ट बीट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। वेरी गुड, मेडुला, मेडुला होगा यहाँ पर, मेडुलरी नहीं होगा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। वेरी गुड, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पूछ लिया। अब मुझे बताइए हमारे पोस्चर को बैलेंस करने का काम ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, पोस्चर बैलेंस करने का काम। सेरेबेलम, वेरी गुड शिखा जी। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हमारे पास स्पाइनल और क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है और स्पाइनल की संख्या कितनी है, टाइप करिए सभी। वेरी गुड मनोज जी, 12। मनोज जी माइक अनम्यूट करके 12 के 12 नाम अगर आपको आते हो तो बताइए। जी मैम आते हैं, मैंने याद किया था कल। कहाँ से आ गया? जी मैं, आवाज आ रही है मैम मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है। जी जी, आपने 12 जो है ये क्रेनियल नर्व जो बताई थी उनमें ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक नर्व है, और ओक्यूलोमोटर है, और 4th नंबर की ट्रोक्लियर है जिसे पैथोलिक भी हम बोलते हैं, और 5 नंबर पर आ जाएगी ट्राइजेमिनल, और 6 नंबर पर एब्यूसेंट, और 7 नंबर पर फेशियल नर्व, और 8 नंबर पर ऑडिटरी नर्व, और 9 नंबर पर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आ जाएगी, और 10 नंबर पर वेगस नर्व, और 11 नंबर पर एसेसरी स्पाइनल नर्व, 12 पर हाइपो कुछ करके था, हाइपोग्लोसियल, हाइपोग्लोक्सल। जी वेरी गुड। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए इनमें से मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी, सॉरी मिक्स्ड नर्व कौन सी है, सभी लोग टाइप करेंगे। मिक्स्ड नर्व कौन कौन सी है, सभी लोग टाइप करिए। नंबर बताना है कौन कौन से नंबर की है, नंबर बता दीजिए तो भी चलेगा, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर बता दीजिए। 5, 7, 9, 10। वेरी गुड, 5, 7, 9, 10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुभोदय भूल गए आप, ठीक है। एकता जी आप बताइए 5, 7, 9, 10 में कौन कौन से नंबर की नर्व है। एकता गुप्ता। मैम नाम नहीं याद है ना। नाम जिनको याद है वो बताइए। जी मैम, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी 4 जो है नर्व्स मिक्स ग्रेन में आती हैं। अब मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी नर्व्स हैं जिनका काम आई बॉल मूवमेंट में होता है, नाम बताइए। आई बॉल के मूवमेंट में काम आने वाली नर्व कौन कौन सी है। मैंने बताया था आप लोग को कल। सोनिया का मैसेज आया है, 2 गलत है सोनिया। आई बॉल के मूवमेंट की बस मैं बात कर रही हूँ, 3 नर्व का नाम मैंने आपको बताया था। वेरी गुड। योगा की फिटनेस के नाम से बताइए आईडी। योगा की फिटनेस के नाम से जिनकी आईडी है वो माइक अनम्यूट करके बताएं। मैम ओक्यूलोमोटर हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही है। ट्रोकेलियर और एब्ड्यूसेंट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगे सभी लोग कि सेंसरी नर्व कौन कौन सी हैं, सेंसरी नर्व के नाम बताइए। मतलब पहले आप लोग नंबर लिखिए फिर नाम बताइएगा। सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी हैं। 1, 2, 8, 128। वेरी गुड। पूनम जी बताइए नाम कौन कौन सा है। मैम पहली ऑल्फैक्टरी, सेकंड हाँ। ऑप्टिक, और 8 नंबर की वेस्टिब्यूलो। कॉक्लियर, वेरी गुड, ठीक है। हाँ मैडम, मैम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर, कॉक्लिया जो हमारे कान में पाया जाता है और वेस्टिबुलर 2 लोगों को मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऑडिटरी ओके, थैंक यू मैम। कॉक्लियर।
ठीक है, तो ये 3 जो होती है, अब इनके बाद जो बचती हैं वो हमारी कौन सी कहलाएंगी? मिक्स्ड और सेंसरी के बाद मोटर। वेरी गुड। चलिए मोटर के नाम बता दीजिए जिनको बताना हो। मोटर बहुत सारी हैं, मोटर 5 है मतलब हमारी। बताइए कौन कौन सी हैं जिनको पता हो, बताने की इच्छा हो। मनीष जी 3, 4, 6, 11, 12। मनीष जी बताइए कौन कौन सी हैं? One third is oculometer, fourth is trochlear, मोटर। six is abducens, वेरी गुड। and 11 is accessories, hypoglossal. वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारी जो है मोटर नर्व्स कहलाती हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है? सभी लोग टाइप करिए स्मॉलेस्ट नर्व। वेरी गुड, जो मैसेज कर रहे हैं बहुत अच्छे। एब्ड्यूसेंस, वेरी गुड वेरी गुड। स्मॉलेस्ट नर्व एब्ड्यूसेंस है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइजेमिनल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग भी मैसेज करिए, देख के ही मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग मुझे बताइएगा लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? वेगस। ठीक है, लॉन्गेस्ट नर्व याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है। चलिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, दूसरा पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपका था, अब हम स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा हो रही है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। ओके, अब हमने क्रेनियल नर्व पढ़ ली थी। अब बहुत सरल सिंपल हमारी है स्पाइनल नर्व। चलिए मुझे बताइए स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन पाई जाती हैं? 26। 26 बोन पाई जाती है। ठीक है, अब हम नर्व की बात कर रहे हैं, तो नर्व की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कौन सा बोन आती है पूरे स्पाइनल कॉर्ड में? सर्वाइकल। सर्वाइकल। तो सर्वाइकल नर्व के लिए हम यूज करते हैं सी। तो C1 से लेके C8 तक जो पेयर पाए जाते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था एक स्पाइनल कॉर्ड की एक हड्डी से दो दो नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व निकली आपको दिख रही है ना पेड़ के तने की तरह, ये नर्व है आपकी। ठीक है, इनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है हमारे बॉडी का। सबसे पहले आता है आपका सर्वाइकल। सर्वाइकल आपका C1 to C8 तक पेयर में पाया जाता है, 8 पेयर। ठीक है, फिर आता है आपका 12 पेयर में। ठीक है, 20 यहीं पर हो गया। थोरेसिक स्पाइनल नर्व 9 से लेके 20 तक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसको T9 to T20 नहीं बोलेंगे, आप इसको अगेन T1 to T12 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T1 to T12। ठीक है, इसको अगेन आप T1 to T12 बोलेंगे क्योंकि ये थोरेसिक की 12 नर्व्स हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा लंबर। लंबर में 5 पेयर पाए जाते हैं जिसको हम L1 to L5 कहते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान बाद में जब आपका बेबी या कुछ होता है तब आपको इसी जो लंबर वाला स्पाइनल नर्व है वहीं पर इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत जगह मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा तो नहीं है, पढ़ूंगी इसके बारे में। ठीक है, अब आता है सैक्रल नर्व जो होता है स्पाइनल नर्व, वो हमारे थोड़ा नर्व के नीचे पाया जाता है नर्व्स के, जो 5 पेयर में यहाँ पर इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जब बोन के बारे में पढ़ रहे थे तो ये फ्यूज हो जा रहा था, लेकिन हम इसमें पांचों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये S1 से लेकर S5 तक होगा। इसके नीचे होता है रूट की, जिसको हम बोलते हैं कॉक्सियल रूट, जिसको हम C0 बोलते हैं। यहाँ पर एक पाई जाती है, इसको C1 नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोलते C1 भाई, जल्दी बताइए। सर्वाइकल को नाम दिया है ना मैम, C1। कि सर्वाइकल को C1 नाम दिया, इसलिए यहाँ पर कॉक्सियल को C0 बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, और इसी को कॉजल नर्व भी कहा जाता है। तो ये हमारी 31 के पेयर में होती है। 8 + 12 20 + 5 25 + 5 30 + 1 31 पेयर में पाई जाती है आपकी स्पाइनल नर्व। इतना क्लियर हुआ आपको? जी मैम। देखिए अब इनमें जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये मिक्स्ड होती हैं और कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन का काम करती हैं। देखिए हम कोई भी हमारे बॉडी में
चीजें हम जो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा लेते हैं उनको रिफ्लेक्स करने का काम स्पाइनल नर्व करती है। अब ये मैं आपको बोलती थी अभी तक कि आप प्रेस छुओगे आपको गर्म लगेगा, ये प्रोसेस होती कैसी है अब हम उसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और, चलिए मुझे बताइए, हमारे ब्रेन के बाहरी हिस्से में ग्रे मैटर पाया जाता है या व्हाइट मैटर? बाहर ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट व्हाइट मैटर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी हिस्से में व्हाइट मैटर पाया जाता है, ये याद रखिएगा, जैसा अपोजिट होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑल सर्वाइकल नर्व्स आर मिक्स्ड एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। सब कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन करती है। ईच स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द रूट ऑफ हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर कहाँ पर पाया जाएगा, जल्दी बताओ। कहाँ पाया जाएगा? अंदर के साइड। अंदर, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदरूनी हिस्से ग्रे मैटर से अराइज होती हैं, ठीक है। इन डॉर्सल रूट ओनली अफरेंट सेंसरी फाइबर फॉर्म। अब देखो, दो रूट पाए जाते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल मतलब पीछे की ओर, वेंट्रल मतलब आगे। आगे की ओर, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे पीछे की ओर पाए जाते हैं फाइबर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे केवल इम्पल्सेस को लेने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेंसरी फाइबर पाए जाते हैं और इनको हम अफरेंट बोलते हैं। जब लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेने को क्या बोलते हैं, अफरेंट, और देने को या दूर जाने को क्या बोलते हैं, इफरेंट। ठीक है। तो डॉर्सल रूट में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में सेंसरी फाइबर पाए जाते हैं, ये सारे इंपल्सेस को लेने का काम करते हैं, ठीक है। और हमारे वेंट्रल रूट में इफरेंट और मोटर फाइबर पाए जाते हैं, ये इंपल्सेस को बॉडी के बाहर देने का काम करते हैं। इसीलिए जो भी सिग्नल हमारे द्वारा लिया जाता है, अगर आपने कुछ चीज टच किया तो वो होते हुए आपके सीएनएस तक जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर आपकी नर्व्स आपको बताएगी करना क्या है। तो जो ले जाने का काम करता है वो सेंसरी फाइबर है, जो कि डॉर्सल रूट पीछे की तरफ से आता है, और वेंट्रल रूट से मोटर की तरफ से वो अपना काम करता है रिफ्लेक्स करने का। समझ में आया इतना? जी मैम। हाँ, अब देखिए, बोथ द रूट कंबाइन विद ईच अदर, ये जो होती है एक दूसरे से कंबाइंड रहती हैं, and come out from the intervertebral foramen in form of spinal nerves। अब देखिए, ये दोनों जो नर्व होती हैं, एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पाया जाता है। फोरामेन मैंने आपको बताया था क्या होता है, जी मैम, बोन्स के बीच में जो रंध्र। तो देखिए, दो नर्व्स पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, एक तो डॉर्सल रूट में, एक वेंट्रल रूट में। दोनों कंबाइन होने के बाद हमारे फोरामेन से निकलकर, स्पाइनल नर्व के फोरामेन से निकलकर एक साथ आती है, तब ये मिक्स्ड कहलाती है। आपको मैंने क्रेनियल पढ़ाया था, तो क्रेनियल में तीनों प्रकार की थी ना, स्पाइनल भी थी, मोटर भी थी, मिक्स्ड थी। लेकिन स्पाइनल में यहाँ पर आकर मिक्स्ड हो जाती है, दोनों एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसका आप कार्य देखिए कैसा होता है, ये देखिए, आप लोग देखिएगा, ये है डॉर्सल रेमस, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ चीज या आपको कोई इम्पल्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बोला कि आप जो है क्या पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्या बोलना चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पढ़े, ठीक है। मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई तो ये डॉर्सल रेमस ब्लू कलर से होते हुए ये आपके स्पाइनल नर्व्स होते हैं डॉर्सल रूट में चली गई। डॉर्सल रूट क्या काम करता है, लेने का काम। लेने का, ठीक है। अब यहाँ से जब आपके ब्रेन ने सब काम कर लिया कि करना क्या है एक्चुअल में, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड ने सब काम कर लिया, अब यहाँ से ये निकल कर वापस जा रही है, तो ये एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है। ये बीच का एक स्पेस है जहां पर दोनों मिक्स होती है, जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, और इधर पे ही इनका इंटरचेंज होता है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कार्य क्या है। तो ये वेंट्रल रेमस के थ्रू निकल जाती है, और यहाँ पर आपका व्हाइट रेमस और ग्रे रेमस, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि आती डॉर्सल रूट के थ्रू है और जाता कोई भी इम्पल्सेस वेंट्रल रूट के थ्रू है, इस तरीके से। इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेशन। हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं।
कि जो भी चीज हमारे द्वारा ली गई एक्शन में उसको रिफ्लेक्स करना रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। समझ में आया? जी मैम। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चक्रास जो हमारे योग से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए इसमें से थोरेसिक को छोड़कर, ठीक है, थोरेसिक नहीं पाया जाता, थोरेसिक एरिया में स्पाइनल कॉर्ड में प्लेक्सिस नहीं पाए जाते। ठीक है, चक्र की बात करें, कुछ कुछ एरिया में पाया, तो सर्वाइकल में जो पाया जाता है, हम पीछे से भी देख रहे हैं, ठीक है, सर्वाइकल रीजन में जो पाया जाता है उसको हम सर्वाइकल प्लेक्सिस बोलते हैं, जो कि है हमारा विशुद्धि चक्र। कौन सा है? विशुद्धि चक्र। और ये हमारे C1 सर्वाइकल से लेके C4 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग को ये नहीं पूछेगा, ये बहुत कॉमन चीज है पर मैं आपको बता दे रही हूँ, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है ब्रैंकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रैंकियल वर्ड हमारे लंग्स में ब्रोंकाई के लिए यूज किया जाता है, उसी लेवल पे अनाहत चक्र होता है, इसलिए इसको ब्रैंकियल प्लेक्सिस बोलते हैं। ये C5 से लेके T1 के बीच में होता है, थोरेसिक के T1 के बीच में होता है, लंबर में नहीं होता। ठीक है, सॉरी, ये हमारे सर्वाइकल के बाद थोरेसिक के T1 से होता है। अब T1 से लेके T12 तक कुछ भी नहीं पाया जाता, इसलिए थोरेसिक एरिया में कोई भी प्लेक्सिस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा लंबर प्लेक्सिस, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, ये L1 से L4 रहता है। फिर आता है सैक्रल प्लेक्सिस, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। फिर आता है कॉक्सियल प्लेक्सिस, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये बहुत कॉमन चीज थी, अगर आपको कभी एनाटॉमी में इसको कोरिलेट करना हुआ या चक्र के ऊपर आप कभी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये प्लेक्सिस आपके निकले हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए लंबर प्लेक्सिस है। ठीक है, ये सैक्रल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस दिख रहा है, ये प्लेक्सिस इस तरीके से बना हुआ होता है। मैम ये लास्ट वाला S4 से C1 है कि C0 है? C0 होना चाहिए, इट शुड बी C0। ठीक है, C0 कर लीजिएगा इसको, क्योंकि कॉक्सियल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये चार्ट में आपको दोबारा लगा दिया गया है कि आपको रिकॉल हो जाए, आपको ये पता है ऑलरेडी, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने दो चीज पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गया। ठीक है, अब पेरीफेरल में हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ लिया, नर्व्स हमारी स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पेरीफेरल में दो डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पेरीफेरल में मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक होता है सेंसरी डिवीजन, दूसरा होता है मोटर डिवीजन। ठीक है, एक सेकेंड, सीएनएस तो ब्रेन और स्पाइनल हो गया, पीएनएस में क्रेनियल स्पाइनल नर्व हमने पढ़ ली। अब इसी में अफरेंट और इफरेंट दो डिवीजन पाए जाते हैं। अफरेंट मतलब जो लेने का काम करते हैं। लेने का काम कौन सी नर्व करती है? सेंसरी। ठीक है, और बाहर ले जाने का काम कौन सी करती है? मोटर। ठीक है, मोटर। अब सेंसरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेंसरी के टू पार्ट्स बताए गए हैं सेंसरी नर्व के, सोमेटिक और विसरल। देखिए, सोमेटिक और विसरल सेंसरी नर्व फाइबर जो है ये सेंसरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, पूरे शरीर में इम्पल्स को सीएनएस में पहुंचाता है। जितने भी इम्पल्स हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है, या तो आपका स्मेल का हो गया, स्मेल को छोड़ के, स्मेल थैलेमस स्मेल को नहीं लेता, ठीक है, दूसरा हिस्सा स्मेल को करता, थैलेमस नहीं लेता। तो चाहे स्मेल हो गया या साउंड हो गया या विजन हो गया, सभी इम्पल्सेस या करंट हो गया, सब चीज को हमारे शरीर में से लाकर सीएनएस में ले जाने का जो काम करता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? सेंसरी होता है। ठीक है, तो सेंसरी में दो होते हैं, सोमेटिक और विसरल, याद रखना। सोमेटिक जो वॉलेंटरी होता है, विसरल इनवॉलेंटरी होता है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, विसरल किसके लिए यूज किया जाता है वर्ड? बताइए बताइए भाई। विसरा इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल ऑर्गन कैसा वर्क करते हैं? वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी वर्क करता है। ठीक है, अब आता है हमारा मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व्स भी टू टाइप्स की होती है, ऑटोनॉमिक मोटर नर्व्स और सोमेटिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक मतलब जो अपनी
इच्छा से काम नहीं, मतलब कि हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, वो अपनी ही इच्छा से काम करेंगे, ऑटोमेटिक काम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, जो अपनी ही इच्छा से काम करते हैं, हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। सोमैटिक क्या होते हैं, जो हमारी इच्छा से काम करते हैं। तो मोटर के भी 2 टाइप है और सेंसरी के भी 2 टाइप है। सेंसरी में ऑटोनॉमिक नहीं बोला जाता, विसरल बोला जाता है। मोटर में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इनवॉलेंट्री काम कौन कौन सा करता है, हमारा हार्ट हो गया, ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ये सब इनवॉलेंट्री काम करते हैं। इनको हमको इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाना खाऊंगी तो वो पचेगा ही, मेरी हार्ट बीट चलती ही रहेगी, मेरे लंग्स काम करते ही रहेंगे, ये सब इनवॉलेंट्री है, ठीक है। वॉलेंट्री हमारी स्केलेटल मसल होती है, जब मैं हाथ को उठाना चाहूंगी तभी मेरा हाथ उठेगा, नहीं उठाना चाहूंगी नहीं उठेगा, तो वॉलेंट्री को हम सोमैटिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या करता है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, ये हमारे सीएनएस से, इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, जैसे कि मसल, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीएनएस से पूरे इम्पल्सेस को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो सेंसरी क्या करता है, जल्दी बताइए। सेंसरी सारे इम्पल्स को सीएनएस तक लाने का काम करता है, और सीएनएस से सारे शरीर में ले जाने का काम कौन सा करता है, मोटर। मोटर। इसी को ही हम डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट भी कहते हैं। आया समझ में, आया जी? जी मैम। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोनॉमिक, अरे एक सेकेंड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये 2 तरीके के आपके पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी कहा जाता है। सिंपैथेटिक जब आपका वर्क ज्यादा हो, इमरजेंसी कंडीशन में जब वर्क ज्यादा हो उसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करता है, इसका मतलब होता है मोबिलाइज बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, और एनर्जी कंज्यूमर लॉस्ट होता है, इसमें शरीर की ऊर्जा में कमी आती है। जब भी आपके सामने एक कहानी बताती हूँ, आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, जंगल में आप गए, आपके सामने शेर आ गया, तो आप क्या करोगे, शेर से बातचीत करोगे, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो ये कैसी कंडीशन है, इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशन है। इस समय पर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा और आपके अचानक वर्क स्टार्ट होंगे। देखिए आप भागोगे तो अपने स्केलेटल से, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करते, जैसे कि आपके आंख की पीपल डायलेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप डरावनी कंडीशन देखते हो तो ये डायलेट हो जाता है, मतलब आपके जो अंदर पीपल पाई जाती है डायलेट होती है। हार्ट रेट क्या होगा जब आप दौड़ोगे, तो फास्ट होगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। एयरवेज डायलेट होंगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे तो आपको थकान महसूस होगी और एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगी, पसीना निकलना स्टार्ट होगा आपको। लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जल्दी जल्दी चेंज करेगा। क्यों करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज, क्योंकि शक्ति की एनर्जी जरूरत चाहिए। रहती है। एनर्जी चाहिए हमको, तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चीजें कम होता है, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अब आप बताओ, आपको शेर दौड़ा रहा तो आपके सामने पानी पूरी का ठेला आ गया, तो आप वहां पानी पूरी खाओगे या भागोगे, भागोगे ना। तो भूख यहाँ पर कम लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और आपका एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से, जो आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रेनलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से ये एक्टिवेट होती है, इसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं एड्रेनलिन को, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन आती है, फाइट या फ्लाइट की कंडीशन, तब एड्रेनलिन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन होने पर नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। तो जब आप भागोगे तो स्टिमुलेट होगा आपका एड्रेनलिन ग्लैंड और एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। फिर यूट्रस, आपका वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लैडर जो होता है आपका यूरिनरी सिस्टम का ब्लैडर, वो रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है हमारी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। समझ में आया इतना?
ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे स्पाइनल नर्व से। स्पाइनल नर्व ये सब काम करवाती है। जैसे ही इम्पल्स सामने से आया, ये सारे रिएक्शन हमारे स्पाइनल नर्व के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी किससे, कौन से डिवीजन से? वेरी गुड। तो ये होता है आपका सिंपैथेटिक। आपको इसमें एक चीज बहुत जरूरी याद रखना है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिक्रीज होना और एड्रेनलिन का बढ़ना सिंपैथेटिक में, ये बहुत जरूरी है। अब बताओ, जब आप शेर से भाग के अपने घर सुरक्षा के साथ पहुंच गए, अब आप बैठे पानी वानी पिए, तब आपका क्या होगा? सब कुछ कम होगा कि नहीं होगा? तो इस टाइम पे क्या Yes, होगा? ma'am. पीपल जो डायलेट हो गया था, पीपल आंख का जो पुतली होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है जब आप कुछ डरावना देखते हो, फिर नॉर्मल होती है तो रिलैक्स हो जाएगी, तो पीपल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। इस पूरी कंडीशन को हम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कहते हैं। जस्ट अपोजिट, सिंपैथेटिक मतलब बढ़ना चीजों में, हार्ट बीट ये सब बढ़ना और ऊर्जा में कमी आना, और पैरासिम्पैथेटिक उसका जस्ट अपोजिट होता है, बाकी सब चीज कम होती है, हार्ट रेट कम हो जाएगी, एयर वे कॉन्ट्रैक्ट होना लग जाएगा, ठीक है, जो डायलेट था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपका जो लीवर स्टिमुलेट हो रहा था वो रिलीज होगा, बाइल रिलीज करेगा, ठीक है, नॉर्मलाइज करेगा आपको, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होगा और आपको भूख लगनी शुरू होगी, तो आप खाना पीना खाओगे, यूट्रस रिलैक्स होगा और इंक्रीज होगा यूरिनरी आउटपुट। जो अभी तक यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था, लेकिन आप यूरिनेशन नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपका यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज होगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी आप कंजर्व करोगे, ठीक है, और प्रमोट करोगे नॉन एनर्जी फंक्शन, ठीक है। तो ये होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। इस टाइम पे नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, कौन सा? नॉन एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन। हाँ, नॉर एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं एड्रेनलिन को, और नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन को, ठीक है। अभी इसके बाद जस्ट मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो आपको सारे हार्मोन क्लियर होंगे। वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, देखिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन आपको उनको जब आप समझ जाओगे ना तो बहुत सरल लगेगा, तो ये आपको इसमें देखना है। अब हम आते हैं आगे, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनका डिफरेंस, ठीक है। चलिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसको बोलते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट में लड़ाई झगड़ा करते हो तो आप कैसे करते हो, कैसे रहते हो, सब कुछ एक्टिविटी बढ़ती ना लड़ाई झगड़ा करते टाइम, ठीक है। तो बीइंग चेस्ड बाय ज़ॉम्बीज, ये सब तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। भागने की कंडीशन या फिर लड़ने की कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में होता है। जब हम सो रहे होते हैं या हीलिंग होता है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि मेडिटेशन के टाइम पे आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक। और रनिंग करने के टाइम पे सिंपैथेटिक। वेरी। अब देखिए, मसल का ब्रेकडाउन होता है। जब मसल ब्रेकडाउन होती है, मसल ब्रेकडाउन नहीं कि मसल टूट के बाहर चली जाएगी, मसल ब्रेकडाउन मतलब होता है आप जब दौड़ोगे, जब आप बहुत भयानक कंडीशन हो तो मसल में क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, इसको हम कैटाबोलिक बोलते हैं, ठीक है, जब मसल का ब्रेकडाउन होता है। और जब मसल बिल्ड होती है मतलब नॉर्मलाइज कंडीशन में आती है उसको हम एनाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक के टाइम पे मसल का ब्रेकडाउन होता है और पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे मसल बिल्डिंग होती है, ठीक है। फिर रिलीज होता है मसल डिस्ट्रॉइंग एंड फैट स्टोरिंग हार्मोन, ठीक है, फैट स्टोरिंग हार्मोन आपका रिलीज होता है। इस टाइम पे दूसरे टाइम पे क्या होता है, रिलीज होता है मसल बिल्डिंग हार्मोन। फिर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हमारा निकलता है। यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन है, मुझे लगता है यहाँ पर नॉर एड्रेनलिन नहीं होना चाहिए, बट ये लोग लिख दिए हैं, बट आप लोग अभी इसको बाद में देखिएगा, ठीक है। नॉर एड्रेनलिन नहीं होना चाहिए, एड्रेनलिन जो है वो ही हमारा कहलाता है फाइट फ्लाइट, नॉर एड्रेनलिन जो होता है वो नहीं कहलाता, ठीक है। चलिए, अब इसमें जब पैरासिम्पैथेटिक होता है तो हमारा ग्रोथ हार्मोन, अभी मैं हार्मोन पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, मेलाटोनिन,
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मतलब कि हमारी बॉडी को जिस चीज से अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सब पैरासिम्पैथेटिक में स्टार्ट होता है, और जिसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है सब कुछ वो सिंपैथेटिक में स्टार्ट होता है। अब इसमें हार्ट रेट हमारी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्वेटिंग बढ़ती है, ब्लड प्रेशर पीपल डायलेट होते हैं, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है लिम्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिपेयर होती है हमारी बॉडी, रिस्पॉन्सिबल होती है सेक्सुअल अराउजल के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर होता है हमारा, जब सिंपैथेटिक होता है तो भूख नहीं लगती है, तो डिक्रीज होगा हमारा डाइजेशन और सेक्सुअल फंक्शन। इसमें स्टिमुलेट होता है डाइजेशन, और नेचुरली एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द डे जब भी सिंपैथेटिक। देखिए एक चीज और है, ये तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आप जब दौड़ रहे हैं या आपके सामने शेर आ गया तो आपका सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो सुबह के टाइम पे व्यक्ति कैसा रहता है, जब ऑफिस जाता है कैसा रहता है व्यक्ति? पैरा टाइम और डे टाइम में एक्टिव रहता है ना। जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, मेरी हार्ट बीट कहीं ना कहीं बढ़ी पड़ी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे को पिछला चीज भी याद आ रही है कि और क्या बताना है और क्या बताना है, और मेरी हार्ट बीट बढ़ी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? Sympathetic. अब और पूरे दिन के टाइम पे जैसे सूरज उगता है तो सूरज उगता जाता है, तो सूरज की क्वालिटी क्या होती है? एक्टिवेशन की, है ना। और जैसे ही नाइट होती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक बॉडी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना स्टार्ट करती है। स्पेसिफिकली रात के 10 से लेके 2 के बीच में बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं हम, ठीक है। तो ये कंडीशन बताइए। अब मान लीजिए वैसे बात करें जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, इसीलिए नाइट ड्यूटी कभी कभी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है एक्चुअल में। तो ये चीज, ठीक है। अब देखिए एवरीडे स्ट्रेस, अगर हम ट्रैफिक में है तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा। डेडलाइन, अगर मैं आपको बोल दूं कि आज ही आपको टेस्ट है 15 मिनट बाद, तो आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। किड्स हो गया, बच्चों को संभालते समय, फैमिली रिलेशनशिप, इन सब में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है आपका, आप एक्टिव होते हो, ठीक है। और क्या होता है, फिक्सेस द डैमेज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डज टू द डे। मतलब कि ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो भी डैमेज हुआ रहता है हमारे पूरे दिन में, पैरासिम्पैथेटिक उसको रिलैक्स करने का काम करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो लोग कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक नहीं सोते या कंटिन्यूअसली काम करते हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। मतलब कि उनका वर्किंग जो कंडीशन है वो भी थोड़ा सा लो हो जाती है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए सिंपैथेटिक के साथ पैरासिम्पैथेटिक काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलिए। अब ये आपका, मेरे को नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वैसे मैं बता देती हूँ। देखिए 2 फाइबर हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही ये पाए जाते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो जो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया, इसका फर्स्ट सेट जो होता है उसको हम प्री गैंग्लियन न्यूरॉन कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से निकला हुआ होता है, बस बता दे रही हूँ, कभी पूछ लिया जाए तो पढ़ लेना। और जो सेकेंड सेट होता है उसको हम गैंग्लियन कहते हैं या फिर पोस्ट गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है, या फिर पोस्टा गैंग्लियन न्यूरॉन कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, ये चीज याद रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के ऑटोनॉमिक गैंग्लिया का काम करता है। तो ये आउटसाइड से निकलता है और ये इनसाइड से निकलता है ब्रेन स्टेम से। बस आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे 2 चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। आप लोगों ने हार्मोन पढ़ा होगा, हेलो? हाँ मैम। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर ग्लैंड से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। हमारी बॉडी में जो केमिकल मैसेंजर नर्व न्यूरॉन के थ्रू निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखिएगा, दोनों केमिकल मैसेंजर है। ग्लैंड्स में जो केमिकल मैसेंजर एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन लेने का काम करते हैं वो कहलाते हैं हार्मोन। और अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की,
तो उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो देखिए neurotransmitters are the chemical messengers that transmit a signal from neuron across the synapse, ठीक है, to the target cell। मैंने आपको बताया था ये आपका synapse है और ये आपकी टारगेट सेल। दोबारा ये इससे मिल गया, फिर इसके बाद ऐसे गया, तो इस तरीके से ये बनता जाता है। विच कैन बी डिफरेंट न्यूरॉन, मसल सेल एंड ग्लैंड सेल। अलग अलग मसल सेल, अलग अलग न्यूरॉन्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रवाहित होते हैं। ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर दिखाए गए, छोटे 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 ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको दो चीज और बता दे रही हूँ न्यूरोट्रांसमीटर का, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं है तो कुछ कुछ चीजें जो मैं नहीं कर पाई हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा। जनरली आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पहला उनके साइज के अकॉर्डिंग, एक होता है स्मॉल मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है न्यूरोपेप्टाइड। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है उनके शेप के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें कौन कौन से आते हैं, अब न्यूरोट्रांसमीटर का नाम याद रखना, एसिटोकोलिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। जल्दी बताइए ये कहाँ पर पाया जाता है एसिटोकोलिन, ये बताया है मैंने, मुझे याद है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। जी मैम। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैंने आपको बताया था एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, उसका नाम क्या था, एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटोकोलिन है। ये मैं आपको पूरा डायग्राम भी दिखाई थी, तो ये मत बोलिएगा कि मैम ने पढ़ाई थी। दूसरा होता है आपका बायोजेनिक एमीन्स। ठीक है, इसमें आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। अब देखिए कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हार्मोन का भी काम करते हैं। ठीक है, जिनमें से दो आते हैं आपके, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ये तीन, ये याद रखिएगा भाई, लिख लीजिए कहीं पर। कुछ कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी काम करते हैं, जिनमें से हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपका एक और आता है डोपामाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। पहला तो एसिटोकोलिन, जो कहाँ पर पाया जाता है, ये बताइए कहाँ पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, फिर कुछ बायोजेनिक एमीन्स हैं जो कि है हमारे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, जो किसकी तरह काम करते हैं और किसकी तरह काम करते हैं भाई, मैंने बताया हार्मोन और न्यूरॉन दोनों तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका डोपामिन, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सबको मिलाकर हम कैटेकोलिमिन बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसमें नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, या फिर इसका होगा तो मैं आपको फोटो तो खींच के भेज दूंगी। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में, डोपामाइन का बताएंगे, जी डोपामाइन, डोपामाइन, हाँ डोपामाइन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब इन सबका अलग अलग काम है, मैं इनका काम आपको जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगी ना तब अब इनके काम बताऊंगी, क्या कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, एक होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, शरीर की हमारे अंदर बहुत दूरी तक सूचनाओं को लेके जाने का काम जो करता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है एक्शन पोटेंशियल के बारे में, किन के बीच में पाया जाता था, न्यूरॉन्स के बीच में, बताया था ना एक्शन पोटेंशियल पाया जाता है न्यूरॉन के बीच में, बताया नहीं बताया था, मुझे याद है भाई, आप लोग को याद है, मैं याद, हाँ बताया। इसमें ये एक्शन पोटेंशियल आपके पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब ये होता क्या है एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करता है, हमारे पूरे नर्व्स में जाता है और हमारे पोटेंशियल को, मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाता है, डिक्रीज करता है अपने अपने फ्लो को और रिवर्स करता है। इस प्रकार से सारे इंपल्सेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब दूसरा है आपका एक चीज और, ब्लड ब्रेन बैरियर। मैंने आपको इसके बारे में कल थोड़ा सा बताया था क्या,
किसमें बताया था, बताइए जल्दी बताइए। ब्लड ब्रेन बैरियर किसने बताया था मैंने आपको? नहीं बताया था। सीएसएफ पढ़ाया था मैंने कल। जी सीएसएफ किस में पाया, सीएसएफ कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए। ब्रेन के आउटर कवरिंग, ब्रेन के स्पाइनल के लेयर में पाया आउटर जाता है। कवरिंग में और इनर। एक एक सुबोध बोलिए। मैम कैविटी में और ब्रेन के आउटर कवरिंग में जो पाया जाता है और स्पाइनल के आउटर कवरिंग में पाया जाता है। ठीक है, कैविटी को क्या बोलते हैं? साइनस। वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है, ब्रेन वेंट्रिकल कैविटी, इसको याद रखना। सीएसएफ मतलब हमारे ब्रेन में 4 कैविटी पाई जाती है जहां पर सीएसएफ होता है, उस कैविटी को हम ब्रेन वेंट्रल कैविटी कहते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल कैविटी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए 3 जगह पे पाया जाता है सीएसएफ हमारा। अब हम पढ़ते हैं सीएसएफ एक रंगहीन तरल पदार्थ है, ये मैंने आपको बता दिया, पानी सा होता है और ये हमारे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। पूरे शरीर में 180 से 50 ml होता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीएसएफ में स्वेलिंग आती है तो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होते हैं, हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोडियम कैल्शियम सब कुछ जाता है, तो आपके ब्रेन में अगर सब कुछ चला गया तो क्या करेगा, ये ब्रेन को हैंग कर नुकसान जाएगा। पहुंचाएगा ना। तो सीएसएफ क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक बैरियर पाया जाता है सीएसएफ के अंदर, हमारे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर एक बैरियर पाया जाता है। ये कुछ टाइट जंक्शन होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइट जंक्शन पाए जाते हैं और ये एंडोथीलियम सेल से मिलकर बने होते हैं। ये कुछ चीज है जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-2 लाइन का मैं इसके लिए क्या बनाऊं, सोची तो नहीं बनाई, ठीक है। इसमें थिक जंक्शन पाए जाते हैं एंडोथीलियम सेल के, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ चीजों को नहीं जाने देते। हमारे ब्रेन में कुछ ही चीज अलाउ है। पहला तो कुछ घुलनशील पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज हमारे ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। एक्टिव ट्रांसफर जो होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जाता है, क्या जाता है, ग्लूकोज। पानी में घुलनशील पदार्थ हमारे ब्रेन में जो जाता है वो है ग्लूकोज। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ब्रेन में क्या चीज जा सकता है, तो ग्लूकोज ब्रेन में जाता है, इसलिए ब्रेन को एनर्जी मिलती, ठीक है। दूसरा होता है क्रिएटिनिन, यूरिया और कुछ आयंस होते हैं, ये जाते हैं ब्रेन में लेकिन बहुत धीरे जाते हैं, मतलब इतने धीरे जाएंगे कि इनका बहुत, अगर ये ज्यादा मात्रा में, यूरिया ज्यादा मात्रा में गया तो क्या होगा, कोमा में चले जाएंगे। हाँ, इफेक्ट पड़ता है, कोमा में जाते हैं, ठीक है। तो यूरिया ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। कुछ ही चीज अलाउ करता है, एक तो ग्लूकोज को अलाउ करता है, क्रिएटिनिन ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको अलाउ करता है, और यूरिया को अलाउ करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में अलाउ किया जाता है यूरिया को, ठीक है। मतलब कि अगर ग्लूकोज 100 मिलीलीटर जा रहा होगा तो यूरिया 1 बूंद जा रहा होगा, ऐसा, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ है जो बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं, ये बिल्कुल भी हमारे दिमाग के अंदर नहीं जाते, टाइट जंक्शन के द्वारा वहीं पर रुक जाते हैं। अगर ये सब ड्रग्स हमारे ब्रेन में जल्दी जल्दी जाने लग गई, कुछ कुछ ड्रग्स, तो हमारे ब्रेन को गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, समझ में आया? तो भगवान ने इतना अच्छा सब कुछ स्ट्रक्चर बनाया हमारा, ठीक है, आया समझ में? क्रिएटिन होता है, इट्स लाइक कि जो सप्लीमेंट्स होता है, जैसे जिम में भी आई हैव सीन पीपल यूज दिस सच थिंग्स, तो 5 ग्राम इसीलिए लिया जाता है क्या, आई गेस कि वो उसका क्वांटिटी होता है फिर 5 ग्राम्स, नॉट मोर देन 5 ग्राम्स। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ब्रेन में हैम्पर कर सकता है, या उसके बारे में बता सकते हैं? ब्रेन में इसीलिए कुछ चीजें हमको ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कुछ मेडिसिन भी होती है जो जनरली यूज की जाती है, तो यूरिया ये सब हमको ज्यादा नहीं मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अभी पढ़ चुके। एक चीज और बचा है थोड़ा सा, वो मैं बता देती हूँ। ये है आपके प्लेक्सेस, प्लेक्सेस जो मैंने आपको बताना था, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ प्लेक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से है आपका ऑटोनॉमिक प्लेक्सेस एक,
दूसरा होता है कार्डियक प्लेक्सिस, ये कुछ नाम है बस आप ये पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा होता है कोरोनरी प्लेक्सिस, फिर होता है सीलिएक प्लेक्सिस, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस और इंटरिक प्लेक्सिस। अब देखिए इन सब में इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरिक प्लेक्सिस। सेकंड शोर आ रहा है क्या बाहर से बहुत? नहीं मैम। हाँ ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, इंटरिक प्लेक्सिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने अभी नर्वस सिस्टम के कितने टाइप पढ़े थे? 2 टाइप पढ़े ना, सेंट्रल और पेरिफेरल। एक और नर्वस सिस्टम होता है आपका ईएनएस, इंटरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये इंटरिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द गट, ठीक है। गट हम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द गट कहा जाता है इंटरिक नर्वस सिस्टम को। ये क्या करता है, जैसे कि हमारा सीएनएस के अंतर्गत स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स आती हैं, वैसे ही इंटरिक नर्व सिस्टम जो होता है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, सबसे ज्यादा लंबाई तक फैला जाता है। और इनमें जो प्लेक्सिस पाए जाते हैं उनको हम एंटरिक प्लेक्सिस कहते हैं, जो कि 100 मिलियन से अधिक न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ईएनएस या फिर एंटरिक प्लेक्सिस कहाँ पर पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे आप? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। कहाँ पर पाया जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कुछ प्लेक्सिस थे। ये है आपका लास्ट कैरोटिड प्लेक्सिस। तो दीज आर सम प्लेक्सिस, आपको याद रखना, पूछ ले जाए कौन सा प्लेक्सिस है कि नहीं। तो ये कुछ प्लेक्सिस होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरिक प्लेक्सिस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आज समाप्त होता है नर्वस सिस्टम। अब आप लोग मुझे बताइए, आज आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे अक्षय तृतीया, हमको भी मैम सेलिब्रेट पर ऊपर भी तो हम लोग फ्लेक्सिस पढ़े थे। हाँ एक सेकंड रुको, ऊपर जो हमने प्लेक्सिस पढ़े हैं सुबोध, वो हमारे मूलाधार यौगिक टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जो यौगिक टेक्स्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये जो हमने प्लेक्सिस पढ़े हैं ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि ऑटोनॉमिकली वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बिना बॉडी के कंट्रोल के। और जो ऊपर पढ़े गए हैं प्लेक्सिस वो यौगिक आधार पर बताए गए हैं, जो हमारे चक्रास हैं वो, ठीक है। हेलो, ओके मैम, ओके। उनकी लोकेशन ही बताई गई है वो, जी। चलिए, तो ये हो गया। अब आप लोगों को कल मैं कंटिन्यू करूँ क्या? कल हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, वो नया टॉपिक है इसलिए मैं सोची थी कि कल ही पढ़ लेंगे उसको। जी मैम, कल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका नर्वस कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन मैंने बनाया है, शायद मेरी कॉपी में होगा, मैं भेजूंगी आपको इसके क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप में। तो आप लोग देख लो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे करने। मैम ये एपिलेप्सी आता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की प्रॉब्लम है? एपिलेप्सी देखिए माइग्रेन के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, इसके बारे में आपको महुआ पाल मैम अच्छे से बताएंगे। सोमेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जी? सोमेटिक डिसऑर्डर, सोमैटिक डिसऑर्डर जो हमारे बॉडी के से रिलेटेड, हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं, जो एक होता है साइकोसोमैटिक, एक होता है सोमेटोसाइकिक, एक होता है केवल सोमैटिक डिसऑर्डर जो बॉडी को बॉडी की वजह से होता है, और एक होता है ब्रेन की वजह से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कोमा हो गया, ठीक है। ब्रेन काम करना बंद किया तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। सोमैटिक में क्या होता है, केवल हमारी बॉडी ही वर्क नहीं कर रही, ब्रेन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बुखार आ गया या कुछ और डिसऑर्डर हो गया वो, ठीक है जी। मैम आप नर्वस सिस्टम का पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ मैं भी भेज दूंगी नर्वस